जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम आज पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। भले ही लॉकडाउन की स्थिति से हम बाहर आ गए हैं और अनलॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परंतु जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, पूरे देश में 10 लाख के लगभग इसके संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंतनीय है। अतः हमें खुद को बहुत सावधान रखने की आवश्यकता है। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे और नाक को ढकते हुए मास्क पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना और समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना, ये सब ऐसे कदम हैं जिनको लगातार पालन करने की आवश्यकता है। अगर हम इनका पालन करेंगे तभी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखें, कोरोना ऐसी समस्या है जिससे हम खुद को सजग करके ही अपना हित कर सकते हैं। तो आइए कोरोना का पूरी मुस्तैदी के साथ सामना करें और उसके लिए अपने आप को बहुत सजग बनाए रखें। और आइए अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आज के इस अंक में हम आपकी मुलाकात एक भौतिक शास्त्री प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य से करा रहे हैं, जो सिक्किम विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। और इसके साथ साथ हम मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज़ में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय हम कोविड-19 से संघर्षरत हैं और लॉकडाउन की प्रक्रिया भले ही समाप्त कर दी गई है, लॉकडाउन को अनलॉकडाउन के फेज में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन कोविड का खतरा अभी किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। देश में रोज इसके नए नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, हमें किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए, ये हमें खुद तय करना होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की क्या राय है, वैज्ञानिक किस प्रकार से इस कोरोना संकट को देख रहे हैं, आज हम इसी विषय पे बातचीत कर रहे हैं सिक्किम विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य से। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्र में कोविड का सामना कैसे किया लोगों ने और फिर वो किस प्रकार से आने वाले समय में अपनी योजनाएं बना रहे हैं ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। डॉक्टर अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सिक्किम जो है ये हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ एक ऐसा
ऐसा राज्य है जहाँ की प्राकृतिक छटा खूब भरी पड़ी है। लोग वहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत आते रहे हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टि से देखें तो सिक्किम ने बहुत तेजी से विकास भी किया है। वहाँ की कृषि में अद्भुत प्रयोग हुए हैं, वहाँ के पर्यटन उद्योग में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। ये हो सकता है कि कोविड-19 ने कुछ प्रभावित किया होगा इस प्रगति को। तो अभी जो वर्तमान परिदृश्य है वहाँ का कोविड के मद्देनजर, वो किस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, ये एक सुविधा है ब्रजेंद्र जी कि सिक्किम थोड़ा सा बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ घुसने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। हाँ हाँ। एक जो रांगपो से गैंगटॉक आने के लिए, और दूसरा रास्ता है जोरथांग से दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के 2 जिलों में घुसने के लिए। जी जी जी। तो जैसे ही कोविड की बात आई, सबसे पहले यहाँ उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया। तो अभी तक ये दावे से कहा जा सकता है कि सिक्किम के सड़कों पे कोविड के केस नहीं है। हाँ। कोविड का पहला केस तब पकड़ाया था जब लोग वापस आने लगे थे। अपने राज्य से दूर बसे लोगों को जब लौटने की अनुमति हुई, तब कुछ केस मिले थे। और वो केस जब मिले तो वो जितने केस अभी तक मिले हैं सभी क्वारंटाइन में ही थे। क्वारंटाइन से निकलने के बाद कोई केस नहीं मिला है अभी तक। और यहाँ क्वारंटाइन भी बहुत जोरदार है, 14 दिन इंस्टीट्यूशनल, 14 दिन घर पे। हाँ, यानी इतनी सख्ती बरती गई। एक तो लोगों का प्रवेश रोका गया, और दूसरा अगर किसी की मजबूरी थी तो उसको पूरी तरह से अलग थलग रखने का प्रयास किया गया, और इसी कारणवश वहाँ पे इसका प्रसार अधिक नहीं हुआ। इसके लिए हम सराहना करते हैं प्रशासन का, वहाँ के सिक्किम सरकार का, जिसने इतना ताबड़तोड़ और इतनी तेजी से ये कदम उठाए, जिसके कारण सिक्किम आज कोरोना से लगभग मुक्त है। और कुछ छोटे मोटे केस हैं 1-2, तो वो भी उसका भी निदान बहुत सख्ती के साथ किया जा रहा है। अमिताभ जी, ये जो स्थितियां हैं इस समय, कहा जाता है कि सिक्किम जो है वो हिमालय में ऐसा बसा हुआ क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक छटा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर माना जाता है, और वहाँ का जो कल्चर है वो भी अद्भुत है। लोग वहाँ के नृत्य सिनेमा में देखते हैं, वहाँ के जो संगीत है उसको लोगों ने अपने घरों में बजा जाकर सुनते हैं, उससे अपना मनोरंजन करते हैं। तो अगर हम कहें कि ये जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो आबो हवा है, ये भी बहुत हद तक सहायक रही है लोगों को कोरोना से संघर्ष में शक्ति प्रदान करने में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, ये बात, आपकी बात एकदम सच है। जी जी। देखिए, 2 चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगा। एक तो है कि चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। मल्टी राइज बिल्डिंग्स, जैसे कि एक साथ बहुत लोगों का रहना, ये बहुत कम है। घर दूर दूर है। तो वैसे जगह में कोरोना, जो कि 2 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती है अपने आप में, उसका फैलना बहुत कम हो गया है। पहली बात ये है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ लोग बहुत मिलनसार है, उसका बुरा असर भी पड़ सकता था। वो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पड़ा नहीं। लोगों ने समझा होगा इस बात को, और जो सावधानी की आवश्यकता होगी उस सावधानी को लोगों ने अपनाया होगा, तभी कोरोना का प्रसार उतना नहीं हुआ है। ये बात तो सच है। जी जी जी। अच्छा अमिताभ जी, आप चूंकि वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्र के विद्वान हैं, क्या लगता है आपको कि जो हमारी जीवन शैली थी, जो हमारा विकास का जो प्रारूप था, क्या कहीं वो इस संकट के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है? जो हमने जीवन शैली अपनाई थी, जो हमने अपने विकास के तरीके अपनाए थे, क्या ऐसा लगता है कि कोविड-19 की जो समस्या है उसमें बहुत हद तक ये भी जिम्मेदार है? ये तो देखिए, हमारा जो रहन सहन का ढंग है, हमारा जो विकास का ढंग है, ये तो दोधारी तलवार जैसा हो गया है। देखिए, एक और हम एक साथ रहते हैं, जैसे कि जहाँ तक कि होम क्वारंटाइन का सवाल है, ये डॉक्टर साहब ने हमसे कहा है, ये तो हिंदुस्तान में असंभव है। हमारे पास कहाँ अलग कमरा होता है हर एक व्यक्ति के लिए। चलिए, मैं ही पहुँचता हूँ कहीं, मुझे होम क्वारंटाइन कहा जाए मेरे घर में, तो होम क्वारंटाइन का मतलब होता है कि मुझे एक अलग कमरा दिया जाए, जिसका अलग बाथरूम हो, खाना दरवाजे पे पहुँचा दिया जाए। ये हिंदुस्तान में कहाँ संभव है? बिल्कुल। इतने लोगों के पास एक अलग कमरा है जिसमें कि एक जन को रखा जा सके, और उस तरह से हम अलग अलग कमरा एक दूसरे का मानना तो कुछ ही साल हुआ है शुरू किए हैं। जी जी। नहीं तो हमारे पुराने घरों में तो दरवाजा बंद करने का रिवाज ही नहीं था। बिल्कुल। ये एक बात है। दूसरी ओर हमारी कुछ सुविधाएं भी आई हैं, जैसे कि हमारा BCG वैक्सीनेशन आज भी चलता है, जबकि यूरोप के काफी देशों में इसको बंद कर दिया गया है। और बहुतों के अनुसार हमारा जो रिकवरी है आज के आंकड़े से, वो 63% मैंने अभी कैलकुलेट किया है। जी जी। जो स्वास्थ्य लाभ दर जो है कोविड के, जिनको कोविड हुआ है, उनमें से 63% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो इसका एक कारण बहुत कोई बता रहे हैं कि बचपन में BCG मिलना।
तो ये एक चीज जो हमारे देश से हटाया नहीं गया है, इसका भलाई तो मिल रही है, इसका अच्छा लाभ मिला है। लाभ मिला है। जी, और जी। कहीं भी इतना ज्यादा रिकवरी नहीं है। हाँ हाँ और सच में अगर आंकड़े को मिलाया जाए तो मुझे विश्वास है कि 80 से ऊपर चला जाएगा स्वास्थ्य लाभ का। हाँ, यानी कि भले ये माना जाए कि हम यूरोपीय देशों की तरह हम बहुत विकसित नहीं हैं, और इसलिए हमने अपने जो तरीके स्वास्थ्य लाभ के या स्वास्थ्य सेवाओं के जो तरीके हम लोगों ने तय किए हुए हैं, जो मानक तय किए हुए हैं, जिसमें ये सारे टीके देने की जो परंपरा है कि बच्चे को जन्म के बाद से ही जो तमाम टीके दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हितकारी ही साबित हुआ। अगर हम विकसित देशों के तरह अगर बढ़ जाते और इन टीकों को बंद कर देते कि नहीं अब ये बीमारी अब होगी नहीं, बीसीजी की जरूरत नहीं है, तो शायद कहीं ज्यादा घातक होता हमारे यहाँ। लग रहा है वैसे ही। अभी तक तो परिसंख्यान पे ही हमें भरोसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कोविड की बीमारी किस तरह से शरीर का नुकसान करता है ये पूरी तरह से हमें पता नहीं है, इसका काम अभी हुआ नहीं है। जी जी। और इस पे काम हो भी नहीं रहा है क्योंकि अभी कोशिश चल रही है इसके लिए वैक्सीनेशन या दवाई बनाने की। हाँ। अभी इसका पूरा मतलब जो जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे, इसकी समझ उस पे अभी भी जोर ज्यादा नहीं दिया गया है। जी। तो परिसंख्यान तो बता रहा है कि यूरोप का एक ही देश है पश्चिम यूरोप में, वो है पोलैंड, हाँ जहाँ पे बीसीजी दिया जाता है। और आप देखिए पोलैंड की परिसंख्यान, हाँ। वहाँ कम हुआ है केस। जी जी। तो ये असर पड़ रहा है इस हाँ तरह से। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये जो कोविड-19 के लिए जिस स्ट्रेटेजी को अपनाई गई, पूरी दुनिया ने अपनाया, एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति को माना गया और ग्लव्स पहनना, चेहरे पे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपनाना और बार बार हाथ धोना। आप चूंकि वैज्ञानिक हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं ये पर्याप्त हैं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए? ये पर्याप्त है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। हाँ हाँ। लेकिन एक चीज हमें देखने को अब मिल रहा है 3-4 महीने हो जाने के बाद कि जिन लोगों ने इसको पूरी तरह से अपनाया है, आप एकदम व्यक्तिगत रूप पे देखिए, जो घर से नहीं निकले हैं, हाथ मुंह साफ रखे हैं, या निकलने से भी मास्क पहन के निकले हैं, उन लोगों को नहीं हुआ है। जी। ये तो सामने देखने को मिल रहा है। हाँ। और जो भीड़ भाड़ में जाने वाले हैं, भीड़ भाड़ में बिना मतलब के गए हैं, उन्हीं को हुआ है। हाँ। दूसरी तरफ एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि डॉक्टर नर्स जो कि बच नहीं सके उनको हुआ है। हाँ हाँ हाँ। या फिर ये पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनमें हुआ है। नहीं तो जो इन पेशाओं में नहीं है, जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द पे बहुत कोई थोड़ी आपत्ति कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि इसमें छुआछूत जैसा उनको सुनने में लग रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग ही रखते हैं इस हाँ बात को। हाँ 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 हाँ। फिजिकल डिस्टेंसिंग जहाँ माना गया है, जो लोग माने हैं, वहाँ बहुत कम फैला है बीमारी। जी। ये पर्याप्त है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर ये हाँ, ये सही दिशा में है, हाँ बिल्कुल, इतना कहा जा सकता है। हाँ। यानी अभी भी अगर इससे बचना है, जो लोग इससे संक्रमित नहीं हुए हैं वो इन तथ्यों का पालन करें तो बहुत हद तक, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच है। जी जी। अच्छा अमिताभ जी, ये जो अभी की जो स्थितियां हैं जिसमें कि इससे लड़ाई की जो और भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लगा था कि जैसे 2-3 महीने की अवधि में ये समाप्त होने लगेगा, ये ढलान की तरफ चढ़ेगा, लेकिन नहीं, अभी तो ये अभी बिल्कुल बढ़ रहा है और अभी पीक शायद इस महीने के अंत में या अगस्त के शुरुआत में इसका पीक देखने को मिले, उसके बाद ये घटेगा। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये किस गणित के तहत किया जाता है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा? क्या परिस्थितियां आ जाएंगी कि घटने लगेगा? आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? नहीं देखिए, एक आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें, 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। एक है कि जो डबलिंग टाइम है, यानी कि संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने में जो वक्त लग रहा है, हाँ। ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 3.4 दिन था। हाँ। आजकल तो ये दिया नहीं जा रहा है, ये आंकड़ा बार बार मीडिया में नहीं आ रहा है, पर मैंने कल कैलकुलेट किया था, अभी वो 22 दिन हो गया है। हाँ। यानी कि उस समय जहां 3 दिन में एक मरीज और एक मरीज को संक्रमित कर रहा था, आज उसमें 22 दिन लग रहा है। ये जब तो बढ़ते बढ़ते 30-35 से ऊपर हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल में आ रहा है बीमारी। यानी कि अभी समय है, अभी 35 दिन का समय इंतजार करना होगा। लेकिन एक चिंता की बात है कि पहले जब छोटी संख्या थी, जब
कुछ 100 के आंकड़े में था, सैकड़े वाले आंकड़े में हम लोग चल रहे थे, तो लगता था कि डबल होने में भी अगर कुछ हो भी जाता है, डबल होता है तो वो इतना चिंता की बात नहीं है। आज ये 9 लाख हो गया, तो अगर 9 लाख अगर 18 लाख में परिवर्तित होने में अगर 35 दिन की भी अवधि लगती है तो शायद वो बहुत विभत्स स्थिति होगी, बहुत दुखदायी स्थिति होगी। बात तो सच है, लेकिन दूसरी जो हमारे बचने की बात है वो है कि कहीं जहाँ 40% लोग ही संक्रमण से फिर स्वास्थ्य लाभ कर पा रहे हैं, हाँ। वो 60 से ऊपर चला गया है। हाँ। यानी कि जहाँ हम 9 लाख की जो बात कर रहे हैं, 9 लाख नहीं है, हॉस्पिटल में 4 लाख के आसपास लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। हाँ। और उन 4 लाख में भी उम्मीद की जाती है कि 3 लाख लोग घर वापस आएंगे जल्दी से जल्दी ठीक होकर। 3 लाख जल्दी आएंगे, 50,000 थोड़ा देर से आएंगे। हाँ। बाकी 50,000 को लेकर के शायद चिंता है। हाँ बिल्कुल। और वो भी वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हीं को ज्यादा हो रहा है, ये बात तो सच है। जी। तो हर बीमारी की है। हाँ बिल्कुल। शरीर जब कमजोर होता है, जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई भी बीमारी घेर लेती है और बहुत आसानी से घेर सकती है, बात तो सच है। जी। अच्छा अमिताभ जी, कोरोना को समाप्त करने की अगर रणनीति बनानी हो, सरकार बहुत तेजी से, बहुत विचार विमर्श के बाद इस पे काम कर रही है, इसके टीकाकरण करने के लिए, टीका खोजने के लिए, दवाएं खोजने के लिए। तो ये जो जिस दिशा में शोध कार्य चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी चीजों को इसमें चेक करने की आवश्यकता थी, किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी ताकि बीमारी का निदान निकाला जा सके? आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो कहीं पे वो कॉमन सेंस ही है, क्योंकि मैं मेडिसिन या बायोलॉजी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, कभी भी नहीं रहा। हाँ। तो मुझे जो लग रहा है कि दिशा हमारी ठीक है। हाँ। क्योंकि जो कार्य जो चल रहा है उनमें उनको दवाई का टेस्ट चल रहा है अभी। हाँ। हमें 2 चीज उन्हें टेस्ट करके पता करना होगा। एक तो कि वो दवाई कुछ और नुकसान न कर दे। पहली बात है कि दवाई से इम्यूनिटी मिले, वैक्सीन से इम्यूनिटी मिले कोविड से, ये बहुत जरूरी बात है जी। वो इम्यूनिटी काफी दिन तक रहे शरीर में। ऐसा नहीं कि आज डाले तो 15 दिन रहा, 15 दिन बाद तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। जी। दूसरी ओर अगर देखा जाए 1 साल तक रहता है तो ठीक है, हर साल देंगे। जो हमें टीकाकरण हमारे बचपन में, आपको भी हमको भी, वो एक सरदर्द था कि घर आके टीका दे के जाते थे। पर वो तो बचा देता था, 1 साल के लिए बचाता था, फिर वो 3 साल हो गया। अब तो हटा ही दिया गया है। जी बिल्कुल। स्मॉल पॉक्स का बिल्कुल। कितना भय का वातावरण हो जाता था जब स्कूलों में आते थे टीका देने के लिए। कुछ बच्चे भागते थे, हम लोग भी खूब भागे हैं। खिड़की से कूद के भाग जाना। विद्यालय अलग सिचुएशन था। जी बिल्कुल। स्कूल में आके देते थे, घरों में आके देते थे, और स्कूल से भाग गए तो घर पे पकड़ते थे। बिल्कुल। और आपका हमारा घर ऐसा था कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। और जो स्कूल में आता था वही घर पे आता था। वही व्यक्ति बिल्कुल। घर पे आके देख लिया हाथ में नहीं है तो ले लो। तो वो स्थितियां जो थी, तो यानी कि ऐसा टीका खोजने की आवश्यकता है जो कम से कम 1 साल के लिए हमें इम्यून बनाए, हमें इससे सुरक्षित रखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष में भी इसका कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से काम भी किया है और व्यापक रूप से काम हुआ है। अभी फेज 1 की टेस्टिंग शुरू हो गई है जी। फेज 1 में देखा जाएगा कि इससे नुकसान हो रहा है कि नहीं। फेज 1 में यह देखा जाएगा। फेज 2 में देखा जाएगा कि काफी समय में नुकसान हो सकता है कि नहीं। और फेज 3 में असली काम होगा कि इससे फायदा हो रहा है कि नहीं। ये दोनों चीज जब पक्का होगा, मतलब कि यही कहा जाता है कि यानी एक दवाई जो है किसी भी स्टेज में फेल कर सकती। बिल्कुल। उसीलिए कभी भी कोई भी केमिस्ट एक दवाई बना के निश्चिंत नहीं रहता। टेस्टिंग में कहीं भी कुछ भी फेल कर सकता है। जी। दूसरी ओर और एक काम भी अभी हो रहा होगा जो कि दवाई कंपनियां हमें नहीं बताएंगी। वो है कि इस दवाई को बनाने के दूसरे तरीके। बिल्कुल। हमें अभी तो रिसर्च के लिए तो कुछ ग्राम में दवाई बन जाए तो काफी है। लेकिन जब आप बाजार में छोड़ना चाहेंगे तो आपको टनों में बनाना होगा। बिल्कुल। तभी खर्च की भी बात सोचनी होगी। खर्च की। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि रिसर्च केमिस्ट ने पॉल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं है। उनका सरदर्द नहीं है जी। लेकिन जब फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में जब आप बनाएंगे तो पोल्यूशन के बारे में भी आपको सोचना। उससे क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे बाहर, उसको कैसे कम किया जा सके। जी। यानी कि अभी लड़ाई बड़ी लंबी है, बहुत सारे तथ्यों पर चलेगी लड़ाई। अभी चलेगी अभी तुरंत। और अभी और एक चीज भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत शरीर को नुकसान हो तो भी वैक्सीन बाजार में आ सकती है।
हाँ, और उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है कुछ और, कुछ छोटी मोटी कोई और दवा लेनी पड़े, ये हो सकता है। जैसे हमारे बचपन में टाइफाइड की भी एक इंजेक्शन दी जाती थी, आपको याद है? हाँ 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 हाँ, अगले दिन स्कूल में बच्चे नहीं रहते थे, बिल्कुल, क्योंकि सबको बुखार आ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई मना नहीं करते थे, क्योंकि हाँ क्या प्रॉब्लम है, एक दिन बीमार रहेंगे पर टाइफाइड नहीं होगा तो बच गया, हाँ, एक दिन बुखार होने से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल तो उस तरह की उतना ही नुकसान हो तो भी चलेगा। बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं। हाँ, ये उम्मीद किया जा सकता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जिस लगन से वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने भी यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ जिस तरह से मिलकर काम करने का प्रयास किया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा ही आएगा, जल्दी से जल्दी आएगा। तो कुछ आएगा, हाँ आएगा जरूर। जी, कब आएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, जब तक टेस्ट पूरे ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल ही है, लेकिन हम उम्मीद अच्छा कर सकते हैं। अमिताभ जी, ये जो लगभग 2.5 से 3 महीने की अवधि जो हम लोगों ने लॉकडाउन में बिताई थी, जिसमें कि लोगों को एक तरह से घरों के अंदर ही रहने के लिए बाध्य किया गया, बाध्य क्या, लोग स्वेच्छा से भी रहे, लेकिन प्रशासन ने भी बहुत कड़ाई से इसका अनुपालन कराया। ये ऐसी अवस्था थी जिसमें कुछ लोग तो बहुत परेशान हुए, जिनको बाहर जाने की आदत थी वो तो बहुत परेशान हुए कि कैसे समय कटेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये ऐसा अवसर लगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम घर में हैं, घर में रह के अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, और अपने जो शौक थे हमारे, जैसे किसी को संगीत का शौक था, किसी को साहित्य का शौक था, किसी को पेंटिंग का शौक था, वो शौक लोगों ने पूरे किए अपने, बहुत सारे लोग। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो लॉकडाउन की अवधि थी, इसमें आपने अपने कौन कौन से शौक पूरे किए और क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया? मेरा पर्सनली, मेरी बात अगर मैं कहूँ, एक तरफ लॉकडाउन की कड़ाई थी, हाँ, पर हमें डर नहीं था क्योंकि सिक्किम में केस नहीं थे। हाँ, एक तरह से तो वो जो डर की जो बात थी वो हमारे साथ नहीं थी, मेरे साथ हाँ, पर्सनली। हाँ, 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 लेकिन पैरेलली वो डर थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा, माता पिता कलकत्ता में थे, मेरी बहन रांची में थी। हाँ, 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 उधर उनको लेकर के मुझे डर था, पर भगवान के आशीर्वाद से वो भी सुरक्षित हैं। हाँ, और दूसरे काम जो मैंने किए हैं, मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं जो फेसबुक पे आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया। दुख की बात है कि वो बांग्ला में है, तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, बांग्ला सीखूंगा, मैं सीखूंगा और पढ़ने की कोशिश करूंगा उसको। दूसरी ओर मेरे 2 पेपर चले गए हैं, छपे नहीं है अभी, चले गए हैं। हाँ, हाँ, और मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने का शौक है, वो भी बनाया है। वाह वाह, ये सब किया है। और जी। अगर आप सच में कहें कि लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ है दुनिया को, हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण की जो थ्योरी है न्यूटन की, हाँ, ये भी लॉकडाउन के समय ही हुआ था काम। अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय प्लेग के लिए लॉकडाउन था और न्यूटन साहब को घर भेज दिया गया था ऑक्सफोर्ड से। हाँ, हाँ, और वो जो सेब गिरने की जो बात है, जी जी, वो उनके किसी रिश्तेदार के घर पे जहाँ वो ठहरे थे, वहाँ हुआ था। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और जो फोटो में जो बूढ़े न्यूटन को दिखाया जाता है, ये बूढ़ा न्यूटन का काम नहीं था, वो एकदम जवान न्यूटन का काम। हाँ, दूसरी बात है, शेक्सपियर के 3 नाटक उसी प्लेग के समय लिखे गए थे। मेजर फॉर मेजर, ओथेलो और किंग लियर। अच्छा, ओथेलो भी उसी समय लिखा गया था? लिखा गया था या जोरदार रिवीजन किया गया था। हाँ, 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 क्योंकि शेक्सपियर की किसी भी नाटक की उनकी लिखी हुई पांडुलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। हाँ, एक पन्ना भी उनका अपना हैंडराइटिंग में नहीं मिला। जी जी। तो अब बहुत एग्जैक्ट कहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये था कि ये लॉकडाउन कह लें या जो आइसोलेशन की स्थिति थी, उसमें ये सब काम हुए हैं, बड़े बड़े काम। इस तरह के जो काम आपके शौक के काम है और जो आप अकेले कर सकते हैं, उस तरह के काम। जी 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 जी। नाटक लिखना या लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना या नए गीत लिखना, हाँ, हाँ, नई कविताएं लिखना, इस तरह के काम तो बहुत जगह में हुए हैं। 1918 का जो स्पेनिश फ्लू के लॉकडाउन में भी काफी काम हुए थे जी। यहाँ तक सुनने को मिलता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, उसको लेके भी कुछ काम उस समय हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली बार वो नामकरण अरविंद लैंगमुइर ने 1919 में किया था, जबकि पहला पेपर 1916 में निकल चुका। यानी उस समय कुछ काम हुआ था उस पीरियड में। जी जी। और दूसरी बात है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पहला प्रमाण मिला था, एडिंगटन का एक्सपेरिमेंट, वो 18 में ही हुआ था। 1918 में। 1918 में। क्या बात है। तो ये सारी बातें तो हैं, बहुत कुछ हुआ है। अब देखा जाए कि वो जो पुराने
जो परंपरा रही है वो 2020 के कोविड-19 के लॉकडाउन में क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हमें मिलती हैं, क्या क्या दुनिया सामने लाती है, जो कि वो एक आध साल के अंदर सारे परिणाम सामने आएंगे हमें लगता है। अभी तक तो नहीं आए हैं या आना शुरू भी हुआ होगा तो हमारे फील्ड में हो तभी हमें पता चलेगा। जी 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 जी, दूसरे फील्ड्स का वो भी बात है। और अभी मीडिया का पूरा ध्यान, विज्ञान जगत का पूरा ध्यान अभी कोविड-19 से लड़ाई में है, तो अन्य क्षेत्र के जो शोध हुए, शोध की जो उपलब्धियां होंगी वो अभी शायद सामने नहीं आ रही, उनको उतना हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत अच्छा कुछ आएगा। अमिताभ जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी से इस वक्त लॉकडाउन के समय यही कहूंगा कि लॉकडाउन के नियम को मान के चलिए, हर तरह का की जरूरी काम करते रहिए और जहां तक हो सके लोगों से दूर रहें, क्योंकि दोस्त दुश्मन कोई नहीं है, कोई भी दुश्मन हो सकता है, किसी के अंदर भी कोविड की जीवाणु रह सकते हैं। बिल्कुल, यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में है और आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकेंगे। अमिताभ भट्टाचार्य जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी शोधपरक बातें बताई और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आई जो कि हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग करा रही हैं कि इस लॉकडाउन का क्या क्या लाभ भी हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं, कुछ लाभ तो हुए हैं। जी 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 जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिक्किम विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया, चुरावे मोरी निंदिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया, चुरावे मोरी निंदिया, गजब ढाहे राम ओ बजर ढाहे राम ओ गजब ढाहे भोला पल की सुरतिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया। कांच कली तू कचनार कहावे, कांच कली तू कचनार कहावे, कांच कली तू कचनार कहावे, बेला चमेला न जोड़ा लगावे, बेला चमेला न जोड़ा लगावे। ऐसन मुरतिया से, अरे ऐसन मुरतिया से लगल प्रीतिया, गजब ढाहे राम हो गजब ढाहे भोला पल की सुरतिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया। कहाँ वाले जाई कहाँ ले समझाई, कहाँ वाले जाई कहाँ ले समझाई, कहाँ वाले जाई कहाँ ले समझाई, मनवा कबूतरी के कहाँ उड़ाई, मनवा कबूतरी के कहाँ उड़ाई। चंदा से आगे बा, अरे चंदा से आगे बा, कहाँ ले धरतिया, गजब ढाहिरा हो बजर ढाहे भोला पल की सुरतिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया।
जियरा में हलचल कर जवा में पीरा, जियरा में हलचल करे जुआ में पीरा, जियरा में हलचल कर जवा में पीरा, मानिक कहिया कहीं तो कहिया, मानिक कहिया कहीं तो कहिया। सपना के सागर में, अरे सपना के सागर में उगेले मोतिया गजब ढाहेरा, हो बजर ढाहे भोला पर की सुरतिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया चुरावे मोर निंदिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया, लाली लाली बिंदिया। इस लोकगीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।